हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस क्लास में साइंस पेपर 2 के एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। मतलब कि हम एक फसल का उत्पादन करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसमें पढ़ना है कि उसे किस किस प्रोसेस के द्वारा गुजरना पड़ेगा, हम उस फसल का प्रबंधन कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जानेंगे कि फसल होता क्या है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है कि एक ही किस्म के पौधे किसी एक स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे हम फसल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए, अगर एक किस्म का पौधा आप समझ लीजिए कि गेहूं हुआ, ठीक है, अगर गेहूं को 10 बीघा, 12 बीघा, 15 बीघा में एकदम दूर दूर तक मतलब बड़े पैमाने पर उगाया गया तो वो आपका क्या कहला जाएगा, गेहूं का फसल, यानी कि उसे हम फसल कहेंगे। ठीक है, जैसे गांव देहात में लोग क्या बोलते हैं, चाचा ई बार तहार फसल बहुत अच्छा भइल बा। ठीक, जैसे कि इस बार क्या होता है, अब फसल दूर से ही दिख जाता है, बहुत गेहूं का खेत देखेंगे, हवा आएगा तो धीरे धीरे ऐसे लहरता हुआ वो नज़ारा भी बहुत अच्छा लगता है। तो वो क्या होता है, वो गेहूं का फसल है जो काफ़ी बड़े पैमाने पर बड़े क्षेत्र में उसको रोपा गया। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फसल बोलते हैं। देखिए, अब यहाँ पर आता है कि क्रॉप आपका दो तरह का होता है। ठीक है, फसल देखिए यहाँ पर ये आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, तो आगे भी आएंगे। यहाँ पर बात करते हैं, देखिए फसल दो तरह की होता है, एक आपका खरीफ फसल हुआ, एक आपका रबी फसल हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि रबी फसल कब उगाया जाता है, तो विंटर सीजन में उगाया जाता है, यानी कि शीत ऋतु में उगाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए कि शीत ऋतु आपका कौन सा महीना से लेकर कौन सा महीना तक होता है उसको भी देखेंगे, जो अक्टूबर से मार्च तक होता है। रबी फसल में आपके इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, चना हो जाएगा, सरसों हो जाएगा, आलसी हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ये आपका खरीफ फसल। तो पहले हम रबी फसल को याद करते हैं। देखिए रबी फसल को हम कैसे याद करेंगे, समझिए रवि नाम का कोई लड़का है, उसे किसी से उसको कोई मिलने बुला रहा है। ठीक है, रवि नाम का कोई लड़का है, उसे कोई मिलने बुला रहा है, तो रवि कह रहा है कि हम नहीं, अभी बहुत विंटर है, हम नहीं आएंगे, विंटर खत्म होने दो तब आएंगे। रवि नाम के किसी लड़के को कोई बाहर बुला रहा है कि आओ बाहर मिलने, तो क्या कर रहा है, नहीं अरे भाई अभी जाड़ा बहुत बा, मतलब शीत ऋतु बहुत बा, विंटर सीजन बहुत बा, हम घरे से ना निकलम। ठीक है, सब लोग भाई कहता है कि ठंडा में नहीं निकलेंगे, तो रवि नाम का लड़का है जो विंटर सीजन में बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। ठीक है, तो आप देखिए रवि फसल कब होता है, विंटर सीजन में होता है। ठीक है, यानी कि शीत ऋतु कहेंगे। अब बात करते हैं कि यह कब से कब तक होता है। ठीक है, तो देखिए अभी आपका सितंबर खत्म होने वाला है, अभी आपका दशहरा आने वाला है। देखिएंगे तो दशहरा में आपको थोड़ा थोड़ा ठंडा महसूस होने लगेगा, क्योंकि आपका अभी बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश आते ही आपका थोड़ा थोड़ा ठंडा का एहसास होने लगता है। यानी कि देखिए अक्टूबर से आपको ठंडा का एहसास होने लगेगा और यहाँ से आपका ठंडा चालू हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए मार्च महीने में आपका होली आता है। होली आप खेलते हैं तो क्या थर 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 कांपते हैं, एकदम भिंगले रहते हैं, जाकर धूपा में बैठते हैं, उस समय तक भी आपको थोड़ा थोड़ा ठंडा का एहसास होता है। तो यहाँ से अक्टूबर से लेकर मार्च महीने तक आपका विंटर सीजन रहता है और इसी में आपका रबी की फसल बोया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि गेहूं है, चना है, सरसों है और आलसी। आलसी समझते हैं किसको बोलते हैं, तीसी देखे हैं, तीसी जिसका क्या बोलता है, मेथी बनता है गोल गोल, तो उसी को क्या बोलते हैं, आलसी कहते हैं। तीसी को ही आलसी कहा जाता है। ठीक है, आलसी नहीं, सॉरी अलसी। ठीक है, तीसी को ही अलसी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि रवि क्रॉप में आपका गेहूं, चना, सरसों और अलसी हो गया। देखिए जब आप क्या करते हैं, ठंडा के मौसम में खेतों में जाते हैं तो वहाँ पर देखेंगे पीला पीला एकदम सरसों फुलाया रहता है ठंडा के मौसम में। साथ ही साथ देखेंगे कि रंग बिरंग का कलर का लाल लाल चना का फूल रहता है। चना आपको देखते हैं छोटा छोटा, जितने भी साग होते हैं, चना हो गया, इसके बाद खेसारी हो गया, सरसों हो गया, ये सब क्या है, ये ठंडा के दिनों में देखेंगे खेतों में लहलाता हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये सब रबी फसल है। अब बात करते हैं जैसे गेहूँ का फसल देखें, गेहूँ में, तो गेहूँ में आप देखेंगे कि जहाँ तहाँ आपका तेलहन, यानी कि सरसों को तेलहन बोलते हैं, यानी कि तेलहन फुलाया रहता है जहाँ तहाँ। जब गेहूं की कटाई होती है ना, तो तेलहन को छांट छांट कर अलग रखते हैं, एक को जहाँ तहाँ निकला रहता है। तो गेहूं और सरसों क्या होता है, एक खेत में आप तो देखेंगे कभी कभी एके में रोपा जाता है। इसके बाद चना भी और आलसी, देखिए चना का साग हो गया, ये आलसी का, ये जिसको तीसी बोलते हैं, ये भी चना में जहाँ तहाँ उगा रहता है। यानी कि ये सभी फसल आपके कहाँ आते हैं, ये सभी फसल आपके कहाँ हैं, शीत ऋतु में उगाए जाते हैं। समझ गए कि रवि नाम का कोई लड़का है, विंटर सीजन में निकलने का नाम नहीं ले रहा है, और विंटर सीजन आपका अक्टूबर से चालू हो गया, इसके बाद आपका मार्च तक, होली के मौसम तक आपका क्या रहता है, थोड़ा थोड़ा ठंडा रहता है। यानी कि अक्टूबर से मार्च तक आपका ठंडा रहता है, और इस ठंडी में आपका गेहूँ, चना, सरसों, ये अलसी वही तीसी, ये सब आपका उगाया जाता है। ठीक है, अब ये समझ गए रबी क्रॉप। अब देखिए अब हम खरीफ क्रॉप की बात करते हैं। खरीफ फसल क्या है, तो देखिए खरीफ फसल ये आपका रेनी सीजन में होता है, यानी कि वर्षा ऋतु में होता है। ठीक है, अब इसे हम कैसे याद करेंगे, देखिए
वर्षा जब पड़ेगा तो आपको रोड पर कहीं खड़ा होने का जगह जल्दी नहीं मिलता, ठीक है। तो वर्षा ऋतु में खड़ा होने का जगह नहीं मिलता, यानी कि खरीफ फसल कब होता है, आपके वर्षा ऋतु में होता है, ठीक है। इसे याद कर लेंगे। अब बात करते हैं कि वर्षा ऋतु आपका जून से सितंबर तक चलता है। देखिए जून में देखें कि मई जून में बहुत गर्मी रहता है, जून महीना में गर्मी बहुत रहता है, तो लोग क्या कहता है, हे भगवान अब बारिश पड़ा तो बहुत गर्मी लग रहा है। तो यानी कि आपका जून महीना से आपका क्या हो जाएगा, वर्षा ऋतु शुरू हो जाएगा। और अभी देखिए सितंबर का महीना चल रहा है, अभी सितंबर का महीना चल रहा है ना, तो अभी देख रहे हैं कि सब जगह आपका बाढ़ आया हुआ है, ठीक है। तो अब बाढ़ आया हुआ है यानी कि यहाँ भी बारिश पड़ रहा है। अभी बारिश कितना हो रहा है, दुर्गा पूजा आने के पहले ही बारिश होना, मतलब आपको देखते हैं कि बारिश भी रहता है। तो ये क्या होता है, जून से सितंबर तक आपका बारिश का मौसम रहता है और बारिश में कहीं खड़ा होने का जगह नहीं मिलता, यानी कि खरीफ फसल। तो याद रखिएगा खरीफ फसल कब होता है, जून से सितंबर तक। अब बात करते हैं कि खरीफ फसल में कौन कौन से फसल होते हैं। देखिए यहाँ पर हो गया धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास, ठीक है। अब देखिए धान की फसल कब होते हैं, जब कैसे गांव देहात में लोग कहते हैं बारिश एक बार अच्छा खासा भइल बा, अब धान की रोपनी शुरू होगा, यानी कि बारिश में ही, वर्षा ऋतु में ही धान रोपा जाता है। पूरा खेत में लबा पानी भरा रहेगा तो उसी में लोग धान रोपते हैं, ठीक है। तो धान कब होता है, आपका खरीफ फसल जिसमें खड़ा होने का जगह नहीं मिलता, यानी कि वर्षा ऋतु में, ठीक है। वर्षा ऋतु में होता है, वर्षा में खड़ा होने का जगह नहीं मिलता है, इस तरह से याद करेंगे। रही बात मक्का और मूंगफली की, तो देखिए बारिश का मौसम है, बारिश पड़ रहा है, आप अपनी गैलरी में जाकर क्या करेंगे, पका हुआ मक्का खाएंगे, मूंगफली छोड़ा कर खाएंगे। तो ये क्या है, ये बारिश के मौसम में ही होता है। तो मक्का भी आपका बारिश में होगा, मूंगफली भी, ठीक है। इसके अलावा आप याद कर सकते हैं कपास भी आपका बारिश के मौसम में होता है और सोयाबीन भी आपका बारिश का मौसम में होता है, यानी कि वर्षा ऋतु में होता है। तो इसे आप याद कर लिए, खरीफ फसल कब होता है, रबी फसल कब होता है, और ये इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है। देखिए ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, इसे याद कर लीजिएगा, इसका एग्जाम्पल मैच द फॉलोइंग में भी आता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिस यानी कृषि पद्धतियाँ की। देखिए फसल जब आप रोपेंगे, उसको उगाने की मतलब करेंगे तैयारी, तो आपको बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। ऐसा तो नहीं है कि एक मुट्ठी बीज लिए और जहाँ मन तहाँ से छींट दिए, ठीक है, तो आपका जम जाएगा, फसल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, हमें फसल उगाने के लिए विभिन्न पद्धतियों से होकर गुजरना पड़ता है। क्या क्या स्टेप होते हैं, तो देखिए ये क्या होता है, कृषि पद्धतियाँ। देखिए सबसे पहले लाइन से मैंने लिखा है, पहले इन्हीं से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक से डायरेक्ट 7 पर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता, लाइन से इसी प्रोसेस से आपको फसल उगाना है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, मिट्टी को तैयार करना होता है, इसके बाद बुआई करनी होती है, बीज डालना होता है, फिर बीज डालने के बाद उसमें खाद और उर्वरक डालेंगे, फिर उसमें पानी डालेंगे, खरपतवार से सुरक्षा होगा, फिर कटाई होगा, और तब जो आप रोपे हैं तो उसका भंडारण होगा। इसको मैं आपको आपके एग्जाम्पल देती हूँ। देखिए आप घर में हैं, आपकी मम्मी क्या बोलती है, बबी जाके गमला में ना क्या बोलते हैं उसको, लौकी। देखिए कोई मम्मी आपसे बोलेगी बबी तनी लौकी के बीज जाके रोपावा, चाहे किसी को भी बोलते हैं बेटा तनी लौकी के बीज जाके रोपावा, ठीक है। तो आप ले जाएंगे लौकी का बीज रोपने के लिए गमला में, ठीक है। तो मान लेते हैं ये आपका गमला हुआ, मम्मी क्या बोलती है, खुरपी ले लो, पहले माटी कैसे खोद दिया। तो पहले क्या होता है कि मिट्टी को तैयार किया जाता है, खुरपी से इस मिट्टी को पहले कोड़ दिया जाता है, एकदम से कोड़ देंगे आप, गमला में जो मिट्टी है तो उसको क्या करेंगे, कोड़ देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, आप बीज लेकर उसमें बीज को इसमें ऐसे डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, आपके घर में होता है, अगर आपके घर में खाद और उर्वरक है, जैसे कि ये देखे गोईठा, देखे जो गाय के उपले से बनाया जाता है गोईठा, तो वो क्या होता है, उसको ऐसे तोड़ के और इसमें छींट दीजिएगा, ठीक है, जिससे उपज इसका अच्छा हो। तो इसमें फिर क्या होता है, इसको छींट दिया जाता है, गाय के जो गोबर से बनता है गोईठा उपला, उसको तोड़ के मेही करके इसमें छींट देंगे, तो यानी कि आप खाद दे दिए, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, बीज डाल दिए, खाद दे दिए और मिट्टी को तब तैयारी कर दी। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें पानी डाल देंगे, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद देखेंगे कि इसमें से आपका फसल ऐसे उगना शुरू हो गया, ठीक है। देखेंगे फिर आप जाएंगे छत पर, कभी जाएंगे तो कहेंगे अरे यार ये गमलवा में कितना कचरा उग गइल बा, यानी कि कचरा अलग अलग तरह के हमारे घास फूस उग जाएंगे, तो जिसे हम क्या बोलते हैं, खरपतवार। इसके साथ ही आपके गमला में घास फूस उग जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, इस पौधे को, लौकी के बीज को, जो आप बीज रोपे हैं, लौकी को उगने ही नहीं देगा। तो ये आपका खरपतवार होगा। तो आप इसे क्या करेंगे, तुरंत ऐसे नोच उच के फेंक देंगे खरपतवार को, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, जब आपका लौकी जैसे कि लौकी होने लगा, लौकी आपका मतलब होने लगा, तो अब उसका क्या करेंगे, लौकी आप तोड़ के लाएंगे, यानी कि काट के लाएंगे। तो उसको आप क्या करेंगे, काट लेंगे, ठीक है। अब काट के लाएंगे तो भाई आप ले आकर आप इसे अपने डलची में, चाहे डोलिया में, जो भी है आपके, चाहे ओड़िया में, आप इसे क्या करेंगे, इसको रख देंगे, यानी कि आप भंडारण कर देंगे। तो यही आपका प्रोसेस होता है बड़े बड़े ये फसलों को उगाने के लिए, ठीक है। तो हम एक एक करके सबको देखेंगे, ठीक है। देखिए चलिए यहाँ तक आपको समझ गया कि यही प्रोसेस होता है। अब आप इसको देखिए, शुरू से चलते हैं। देखिए
सबसे बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी को तैयार करना। खेतों में मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है इसको देखेंगे। देखिए, पहला मैंने लिखा है कि पहला स्टेप होता है मिट्टी को तैयार करना। जैसे घर में होता है, कहते हैं कि देखो अब तो बारिश के महीना अलावा खेत पहले ही जोत देवे के, ठीक, क्योंकि अगर बारिश पड़ गया तो खेत तो जोताएगा नहीं, लबालब हो जाएगा। तो वही कहता है लोग कि बारिश के महीना आए लबा धान रोपे के बाद चलो पहले खेत जोत देवे के। तो खेत जोतना देखिए क्या कहलाता है, उसी को बोलते हैं खेत की जोताई। तो मिट्टी को ही तैयार किया जाता है। उसमें देखिए क्या होता है, टर्न द सॉइल, यानी कि मिट्टी को उल्टा पलटा जाता है और उसे मिट्टी को क्या किया जाता है, लूज किया जाता है। जैसे कि गर्मी का दिन है, ठीक है, उसमें आपका जो ये खेत है इसकी मिट्टी बहुत कड़ी रहती है, ठीक है। तो आप ले जाकर बिया तो इसमें नहीं ऐसे डाल देंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे हल से, कुदाल से, ट्रैक्टर से, जो ट्रैक्टर में जो पीछे ऐसे लगा रहता है, ऐसे जो मिट्टी को ऐसे खोदते चलता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कल्टीवेटर बोलते हैं, ठीक है। जो ट्रैक्टर के पीछे ऐसे लगता है ना बकुली की तरह से, जो मिट्टी को ऐसे खेत की जो जोताई होती है जिससे, तो ऐसे चलता है हल टाइप का। तो ये जो एरिया होता है यही, ये क्या करता है, यह मिट्टी को क्या करता है, उलट पलट देता है, ठीक है। इसमें ट्रैक्टर चलता है तो, और इसका देखेंगे ना, जिस खेत में जुताई हो गई उसकी मिट्टी एकदम मुलायम हो जाता है, छिद्र युक्त होता है, एकदम नमी नमी ऐसा होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, मिट्टी आपका यहाँ पर लूज हो जाएगा। यही प्रोसेस होता है मिट्टी के प्रिपरेशन करने में, कि जो मिट्टी है उसको उलट पलट देते हैं और जिससे मिट्टी क्या हो जाता है, लूज हो जाता है, ठीक है। देखिए, ये एक लाइन में मैंने समझा दिया। अब देखिए यहाँ पर बुक में क्या दिया है कि मिट्टी के ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक होती है, ठीक है। इसे उलटने पलटने और लूज करने में से पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। देखिए, आप जो ट्रैक्टर से जो खेत जोता जाता है तो उसके पीछे जो हर लगा रहता है उसको हर बोलते हैं। देखिए, तो हर लगा रहता है तो देखेंगे कि इतना ही मिट्टी में जाता है, ठीक है, ज़्यादा मिट्टी थोड़ी नहीं खोदता है, ऊपर वाला मिट्टी इतना जाता है, यानी कि कह सकते हैं कि कुछ सेंटीमीटर ही वो नीचे जाता है और उस मिट्टी को ऐसे बखोरता हुआ आता है, जिससे मिट्टी क्या हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है और मिट्टी क्या हो जाता है, में ही हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ देखिए, कुछ सेंटीमीटर तक ही मिट्टी में पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। तो पोषक पदार्थ क्या हो जाता है, उलट पलट जाते हैं, सब जगह आ जाता है, ठीक है। देखिए, मिट्टी में आपके खनिज पाए जाते हैं, जल पाया जाता है, वायु और मृत पौधे भी पाए जाते हैं, ठीक है। मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं, ठीक है। पाए जाने वाले, और देखिए जो ये मिट्टी में रहता है और इसमें मिट्टी में पाए जाने वाले जो आपके जीव है उनके द्वारा इन्हें अपघटित कर दिया जाता है। देखिए, जैसे कि मान लेते हैं आपका खेत है, उसके चारों बगल मान लेते हैं पेड़ रोपा हुआ है, तो पेड़ की पत्ती गिरेगी तो भाई मिट्टी पर गिरेगी, ठीक है। वहाँ पर आपके खनिज भी रहता है मिट्टी में, जल भी रहेंगे, और मान लेते हैं कोई चूहा वूहा वगैरह, बिल्ली वगैरह जो भी है जानवर, कोई मर गया उसी मिट्टी में, तो धीरे धीरे वो सड़ना शुरू हो जाएगा। वहाँ जो मिट्टी में कीटाणु पाए जाते हैं उसको धीरे धीरे अपघटित करने लगेंगे और उससे जो पोषक पदार्थ रहेगा वहाँ की मिट्टी में आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो हल चलता है, ऐसे हल चलेगा तो वो क्या करेगा, उस मिट्टी को ऐसे उलट पुलट देगा, ठीक है, और मिट्टी हो जाएगा में ही, यानी कि उस मरे हुए चीज़ द्वारा, जो भी चीज़ आप देखिए, उस मरे हुए चीज़ द्वारा जो पोषक मिलता है ना, वो क्या होता है, मिट्टी में नियुक्त हो जाता है, मतलब मिट्टी में मिल जाता है, ठीक है। यह पोषक पौधे द्वारा अवशोषित कर दिया जाता है और फिर वो पोषक तो क्या होता है, पौधे द्वारा अवशोषित कर लेते हैं, जिससे आपका फसल काफ़ी अच्छा होगा। तो मिट्टी की प्रिपरेशन करने में देखिए क्या होता है, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए मिट्टी को हम क्या करेंगे, पहले उलट पुलट करेंगे, किसके द्वारा, ट्रैक्टर में लगा हल द्वारा, जो कुछ सेंटीमीटर नीचे जाता है, मिट्टी आपका उल्टा पुल्टा गया, और देखिए कि दूसरे खेत के, जैसे जिस खेत की आपकी जोताई हो गई है उस खेत की मिट्टी में ही हो जाती है, ठीक है। तो अब में ही हो गया। अब देखिए उस खेत में आपके जितने भी खनिज है, मरे हुए पदार्थ है, जो भी चीज़ें सड़े गले, उससे जो पोषक निकलता है उसको मिट्टी में जो जीव जंतु होते हैं वो क्या करते हैं, उस पोषक को अपघटित कर देते हैं। तो मिट्टी में कौन से जीव जंतु होते हैं, केचुआ क्या करता है, देखिए केचुआ भी क्या करता है, तो मिट्टी को ऐसे उलटता पुलटता रहता है। मान लेते हैं ये मिट्टी है और इसमें केचुआ चल रहा है, ऐसे नीचे नीचे देखिए, तो केचुआ जहाँ रहता है वहाँ की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो भी किसानों का हेल्प करता है मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए, ठीक है। और क्या करता है, यह ह्यूमस का निर्माण करता है, इसीलिए किसानों को क्या, केचुआ को क्या बोलते हैं, किसानों का मित्र बोला जाता है, क्योंकि केचुआ क्या करता है, यह मिट्टी को उलटता पुलटता है, ठीक है। इसके साथ ही वहाँ की मिट्टी आपकी लूज हो जाएगी और वो ह्यूमस का निर्माण कर देता है, ठीक है। तो इसलिए हम किसानों को क्या, केचुए को क्या बोलते हैं, किसानों का मित्र बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि बुआई और सिंचाई के लिए खेत को समतल रहना जरूरी है, समतल करना जरूरी है, मतलब बराबर होना चाहिए, खेत उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, तो वो क्या होता है, समतल करना जरूरी है। देखिए
मिट्टी को तैयार कैसे किया जाता था? मिट्टी को तैयार आप हल से करेंगे, जो बैलों के पीछे जैसे बांधा रहता था वो एक थे, तो वो उसमें क्या है, उस पहले हल के द्वारा होता था। फिर आप क्या करेंगे, कुदाल, जिसको गाँव में क्या बोलते हैं, कुदारी बोला जाता है, ठीक है, उससे मिट्टी को ऐसे काट दिया जाता है। इसके बाद देखिए कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होता है, वही आपका ट्रैक्टर में लगा हुआ हर होता है, क्या बोलते हैं, ट्रैक्टर में हर लगा हुआ है जो जोतता है खेत, तो वो क्या, उसी को हम बोलते हैं कल्टीवेटर, जो ट्रैक्टर द्वारा उस खेत की जुताई होती है, ठीक है। देखिए कल्टीवेटर आने से क्या हुआ, एक तो आपका समय बचा और आपका मेहनत भी कम लगता है। देखते हैं 5 मिनट में इतने बड़े बड़े खेत जोता जाते हैं। वही पहले के ज़माना में हल द्वारा जोते जाते थे, भर दिन उसमें आदमी लगा रहता था, उसको मेहनत भी पड़ती थी और टाइम भी बर्बाद होता था, ठीक है। तो इस तरह आपका मिट्टी का प्रिपरेशन हुआ, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ आपको क्या करना रहता है, सॉइल को टर्न करना रहता है, यानी कि उलटना पलटना रहता है, जिससे सॉइल क्या हो जाता है, आपका लूज हो जाता है, बस यही एक प्रोसेस इसमें होता है, ठीक है। अब हम चलेंगे कि जब आपका मिट्टी क्या होता है, जोता जाएगा, तो कुछ दिन उस खेत को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, फिर देखेंगे कि उसमें क्या होता है, आपकी बुआई शुरू हो जाएगी बीज का। तो इस प्रोसेस में देखेंगे कि इसमें क्या होता है, ठीक है। तो चलिए इसको भी देखते हैं। अभी हमने मिट्टी को प्रिपेयर कर लिया, ठीक है, अच्छे से उसको तैयार कर लिया। अब हम क्या करेंगे, उस मिट्टी में बीज को रोपेंगे, यानी कि बुआई करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए बीज हमें कैसा लेना है जिससे हमें फसल हमारा बहुत अच्छा हो। तो देखिए बीज आपको गुड क्वालिटी का लेना है, गुड वैरायटी का लेना है। वैरायटी भी आपका अच्छा होना चाहिए, साथ ही साथ आपका जो बीज है वो क्लीन होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, ठीक है। देखिए हेल्दी बीज से मतलब क्या है, देखिए बहुत सारे बीज ऐसे होते हैं, जैसे कि आप गेहूँ धोते हैं, जब आप गेहूँ पिसाने से पहले गेहूँ धोते हैं तो देखते हैं ना कि पानी में ऊपर कुछ गेहूँ तैरने लगते हैं, जिसको छान कर अलग कर दिया जाता है, यानी कि वो बीज कैसे होते हैं, वो बीज आपका हेल्दी नहीं होता है, ठीक है। इसके साथ साथ देखिए जैसे कि आप चावल भी धोने जाते हैं तो देखिए कुछ चावल आपके ऊपर ऊपर तैरने लगते हैं, जिसको हाथ से छान के उसको साइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो सब क्या होते हैं, वो सब क्षतिग्रस्त बीज होते हैं, ठीक है। जो क्षतिग्रस्त बीज आपके कैसे होते हैं, खोखले होते हैं, और खोखले होने के कारण अगर पानी में डालेंगे तो ये क्या होता है, ऊपर ऐसे तैरने लगेंगे, ठीक है। तो देखिए खोखले होने के कारण ये हल्के हो जाते हैं, और हल्के होने के कारण ये पानी में तैरने लगते हैं। तो अगर आपको खेतों में किसी चीज़ का बुआई करना है, उसमें बीज डालना है, तो कुछ एक मुट्ठी बीज लीजिए, इसको पानी में डाल दीजिए, तो आपको मालूम चल जाएगा एवरेज ऑल बीज का कि कुछ बीज अगर 1-2 बीज ऊपर तैर रहे हैं तो तब तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे बीज अगर आपके जैसे कि बहुत सारे बीज अगर आपके पानी में तैरने लगे तो समझिए कि वो बीज आपका ख़राब है, आपका फसल अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो यही कह रहा है, यहाँ पर समझ में आ गया कि हमें बीज कैसा लेना है, गुड क्वालिटी का, गुड वैरायटी का, और साथ ही साथ क्लीन होना चाहिए बीज, और हेल्दी भी होना चाहिए, ठीक है, क्षतिग्रस्त खोखले नहीं होना चाहिए। अब देखिए बुआई कैसे होता है, तो सीड ड्रिल से होता है। सीड ड्रिल क्या होता है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रैक्टर के पीछे हर लगा रहता है, जैसे मिट्टी को प्रिपेयर करने के लिए, खेत की जुताई करने के लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हर को निकाल कर साइड कर देंगे, और उसके पीछे हम ट्रैक्टर के पीछे सीड ड्रिल लगा देंगे, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं ये आपका ट्रैक्टर का ये ड्रिल है, देखेंगे तो कुछ ऐसे ऐसे रहेगा, ठीक है, ये आपका रहेगा, ये थोड़ा सा नोकीला रहता है ऐसे, ठीक है, और कुछ बना रहेगा ऐसे तरफ का, ठीक है, ऐसे करके रहता है ऐसे, और कुछ ऐसे, ठीक है। अब देखिए सीड ड्रिल में क्या होता है कि यहाँ पर आप बीज डालते जाएंगे, ये ट्रैक्टर के पीछे लगा रहेगा, और यहाँ पर आप बहुत सारे बीज डाल देंगे, ठीक है। अब देखिए ट्रैक्टर चलता रहेगा और बीज आपका इससे नीचे गिरता रहेगा, ठीक है, इससे बीज नीचे गिरता रहेगा। अब बीज उसमें गिरेगा तो अब ये क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं खेत है, ऐसे आ रही है मान लेते हैं, तो ये ट्रैक्टर चल रहा है, और इसके बीच में इस खेत में ऐसे ऐसे आपका बीज क्या होगा, उसमें गिरते चला जाएगा। देखिए तो सीड ड्रिल क्या करता है, सीड ड्रिल की मदद से आपका बीज समान दूरी पर जाएगा, फिर बीज आपका गहराई में, थोड़ा सा गहराई में आपका नीचे उसका बोआएगा, फिर देखिए बीज मिट्टी से ढक जाता है फिर, और इसमें क्या होता है, श्रम और समय भी बचता है। अगर आप सीड ड्रिल से बुआई करते हैं, ट्रैक्टर के पीछे वो लगा रहता है सीड ड्रिल, अगर उससे आप बुआई करते हैं तो जो आपका बीज होगा, एक बीज से दूसरे बीज की दूरी आपका क्या हो जाएगा, समान दूरी पर रहेगा। देखेंगे जैसे कि आप गेहूं के खेत में देखते हैं तो देखेंगे सब ऐसे लाइन से गेहूं रहता है, अगर ध्यान से उसका नीचे से देखेंगे तो सब बराबर रहता है, जहाँ तहाँ नहीं रहता, एकदम लाइन से रहता है। तो वो क्या होता है, सीड ड्रिल से होता है, समान दूरी रहेगा। अगर 2 बीजों के बीच समान दूरी नहीं रहेगा तो देखिए एक तो उनके बीच सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा, फिर उसको पोषक नहीं मिलेगा, पानी भी सही से नहीं मिल पाएगा, तो आपका फसल अच्छा नहीं हो पाएगा। इसलिए 2 बीजों के बीच में दूरी होना चाहिए, तो भी समान दूरी रहेगा। फिर बीज आपका गहराई में होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ देखिए बीज मिट्टी
से ढक जाना चाहिए, कि अगर मिट्टी से मान लेते बीज नहीं ढके और ऐसे खेत में डाल के आए तो चिड़िया उड़िया आकर अपना चुनना शुरू कर देगा, ठीक है। तो क्या होता है कि बीज आपका कैसा होना चाहिए, मिट्टी से ढक देना चाहिए। अब जब पहले के लोग क्या करते थे, एक खुरपी ले लेंगे, ठीक है, और खुरपी लेंगे खेत में बैठ जाएंगे, एक मुट्ठी बीज ले लेंगे, खोदेंगे, बीज डालेंगे, मिट्टी से ढकेंगे, फिर खोदेंगे, फिर बीज डालेंगे, फिर ढकेंगे। अब क्या होता है कि अब इसी में डाल देते हैं बीज, जब ट्रैक्टर चला देता है बीज अपना अंदर चला गया, यानी कि इससे आपका समय भी बच गया और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ा। तो यही है आपका बुआई। आपने मिट्टी प्रिपेयर कर दिया, आपने बुआई कर दिया, अब आप क्या करेंगे, अब आप उसमें उर्वरक और खाद डालेंगे, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर। देखिए, अगर हम फसल में बुआई करने के बाद खाद और उर्वरक डालते हैं तो ये क्या करता है, ये मिट्टी के पोषक स्तर को बनाए रखता है, ठीक है, मिट्टी के पोषक स्तर को बनाए रखा है, जिससे आपकी क्या हो जाएगी, पौधे में या पौधे की वृद्धि में सहायता होती है। जैसे कि आप गांव देहात में सुनेंगे, कोई लोग कहता है चाचा तार फसल अच्छा नहीं होगा, खाद उद डाला है में, तो क्या होता है कि फसल की वृद्धि में आपका ये सहायता करता है, ठीक है। लोग कहते हैं कि फर्टिलाइजर यूज करा, उर्वरक कुछ डाला, खाद डाला, तभी ये तार ये जो फसल रोपले बड़ा ठीक ठाक हुई। तो यही होता है कि मिट्टी में पोषक स्तर ये आपका खाद और उर्वरक बनाए रखता है और ये पौधे की वृद्धि में सहायता करता है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि खाद और उर्वरक में अंतर क्या है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, और ये भी आपका पूछा गया सी ड्रिल से। अब देखिए, खाद और उर्वरक में अंतर क्या होता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम खाद की बात करते हैं। यह एक कार्बनिक, ठीक है, कार्बनिक, इसे जैविक कह सकते हैं तथा इसे प्राकृतिक पदार्थ कहते हैं, ठीक है। देखिए जैविक की बात करते, अच्छा और आगे देखते हैं। कार्बनिक मतलब क्या हुआ, यह एक ऑर्गेनिक नेचर का होता है, ठीक है, जो गोबर एवं पौधे के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है, ठीक है। यानी कि देखिए, खाद को हम खुद बना सकते हैं, खाद को हम खेतों में बना सकते हैं। देखिए इसको हम कैसे बना सकते हैं, देखिए, और साथ ही साथ ये प्राकृतिक होता है। देखिए, गाय का गोबर होता है, जिनके घर में गाय होती है तो गाय का आप गोबर लीजिए। इसके बाद देखेंगे पेड़ों की लकड़ियाँ, पत्ते, ये सब जितने होते हैं बगीचे वगैरह से लेकर, इसे एक जगह गड्ढा खोदकर उसमें गोबर और वो सब जो भी पौधे के अवशेष है उसको डाल देते हैं, और डालने के बाद कुछ टाइम तक छोड़ देंगे। देखेंगे उसमें बहुत सारे कीड़े लगेंगे और उस गोबर को खोदते खोदते क्या करेंगे, वो धुरधुरा बना देखते हैं। जब गाय लैट्रिन करती है तो उसका गोबर गीला होता है, लेकिन ऐसे ही वो फेंका रहता है। कुछ दिन बाद देखेंगे कि वही गोबर जो की हुए तो वो कुछ दिन बाद कैसा भुरभुरा टाइप का हो जाता है। तो वही होता है कि यह क्या होता है, यह कार्बनिक होता है, जैविक कहते हैं, ठीक है। ये प्राकृतिक पदार्थ होता है, याद रखिएगा। ये गोबर, ये सॉरी, खाद कैसा होता है, प्राकृतिक होता है, ठीक है। साथ ही साथ ये कार्बनिक होता है, ऑर्गेनिक होता है, और ये गोबर एवं पौधे के अवशेष के विघटन से बनता है, ठीक। देखिए खाद से क्या होता है कि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगर मिट्टी को ह्यूमस की ज़रूरत है तो खाद से ह्यूमस मिट्टी को प्रचुर मात्रा में मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन देखिए, खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होता है। तुलनात्मक रूप से मतलब क्या है, उर्वरक में पोषक ज़्यादा होता है और खाद में ह्यूमस ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। खाद में आपका ह्यूमस ज़्यादा रहेगा और पोषक किस में रहेगा, उर्वरक में ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि खाद में पादप पोषक की तुलनात्मक रूप से कम होता है। खाद में पादप पोषक आपका कौन होता है, देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इन तीनों को पादप पोषक कहते हैं, जो खाद में कम रहता है, ठीक है। तो खाद आपका क्या करता है, ये मिट्टी में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में रखेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा पोषक पदार्थ इसकी तुलना में कम होता है, ठीक। अब देखिए, इतना समझ गए। अब पहले हम उर्वरक की बात कर लेते हैं इस पर। देखिए, उर्वरक क्या होता है, यह रासायनिक पदार्थ होता है, यानी कि यह केमिकल होता है, ठीक है, जो क्या होता है, जो विशेष पोषकों से समृद्ध है, ठीक है। यह क्या होता है, इसमें पोषक, मैंने बताया ना, इसमें पोषक ज़्यादा मात्रा में मिलेगा और इसमें ह्यूमस ज़्यादा खाद में ह्यूमस ज़्यादा होता है और उर्वरक में पोषक ज़्यादा होता है, ठीक है। देखिए, इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है, इसका प्रोडक्शन आपका फैक्ट्रीज में होता है, इसका प्रोडक्शन फैक्ट्रीज में होगा, और इसे आप प्राकृतिक रूप से खेतों में बना सकते हैं। जैसे मैंने प्रोसेस बताया कि गड्ढा खोद के बनाया जाता है, और इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है, इसका प्रोडक्शन आपका फैक्ट्रीज में होता है। उर्वरक आपको खरीदना पड़ता है, जैसे प्लास्टिक में मिलता है, तो इसका प्रोडक्शन आपका फैक्ट्रीज में होता है और यह पोषकों से समृद्ध होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, फर्टिलाइजर मतलब कौन, एग्जाम्पल देखिए, फर्टिलाइजर के कौन हो गए, यूरिया हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट हो जाएगा, इस एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, याद रखिएगा, ठीक है। यूरिया हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट हो जाएगा, फिर आपका सुपर फॉस्फेट हो जाएगा, फिर पोटास हो जाएगा, एनपीके क्या होता है, देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये क्या होता है, ये जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया ना, पादप पोषक, इसी को बोलते हैं। एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम को पादप पोषक कहते हैं और ये उर्वरक में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। इसके साथ देखिए,
अब हम उर्वरक का यूज किसको उगाने में करते हैं, कौन सा फसल को उगाने में, तो आप गेहूँ उगा सकते हैं, धान उगा सकते हैं, मक्का उगाते हैं, तो उर्वरक का ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, उर्वरक का कहाँ यूज करते हैं, गेहूँ धान मक्का उगाने में। ये भी आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। देखिए, अच्छी उपज के लिए, ठीक है, अच्छी उपज के यूज के लिए उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। देखिए, इसमें पोषक ज़्यादा मात्रा में रहता है, तो लोग क्या करते हैं, उर्वरक बहुत मात्रा में खेतों में डाल देते हैं। अगर इसकी सोचते हैं कि मेरा उपज अच्छा होगा, तो अच्छी उपज के यूज के लिए उर्वरकों का अगर अधिक एक सेकंड, देखिए यहाँ पर पहले समझते हैं, गेहूं धान और मक्का, इसमें क्या होता है, उर्वरक का यूज होता है, किस लिए, तो ये फसल आपका ये तीनों अच्छी उपज हो इसका। ठीक है, गेहूं धान और मक्का का अच्छी उपज के लिए उर्वरक का यूज करते हैं। यहाँ तक समझ में आया। अब मैंने यहाँ से लिखा है, देखिए यहाँ से, उर्वरकों का अधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है। ठीक है, मिट्टी की उर्वरता में ज़्यादा आप उर्वरक का यूज करेंगे तो उर्वरता में ही कमी आ जाएगी। किसी चीज़ का ज़्यादा यूज करने से भाई वो तो आपका डिस्टेंस मेंटेन कर लेता है, तो वही होता है कि उर्वरक का अधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाएगी, यानी कि उर्वरकता से मिट्टी का ह्यूमस प्राप्त नहीं हो पाता है। देखिए, अधिक मात्रा में उर्वरक डालेंगे तो ये क्या हो जाता है, इसमें ह्यूमस की कमी हो जाती है। ठीक है, और खाद का यूज करने से इसमें ह्यूमस अधिक मात्रा में रहता है। ठीक है, और पोषक कम रहता है। खाद में ह्यूमस अधिक रहेगा, पोषक कम रहेगा, और उर्वरक में पोषक ज़्यादा रहेगा, लेकिन उर्वरकों का ज़्यादा यूज करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ह्यूमस कम हो जाएगा। ठीक है, देखिए, उर्वरक क्या होता है, तो यह मैन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट होता है, यानी कि यह मानव निर्मित लवण है। उर्वरक क्या है, यह मानव निर्मित लवण है। ठीक है, इसके बाद देखिए, उर्वरक के जगह पर आप क्या यूज करेंगे, उर्वरक के जगह पर आप खाद का यूज कर सकते हैं। खाद, वो भी कौन सा खाद, आपका जैविक खाद। ठीक है, उर्वरक के जगह पर आप जैविक खाद का यूज करेंगे, जिससे मिट्टी की क्या हो जाएगा, उर्वरता शक्ति यानी कि ह्यूमस आपका बरकरार रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब दूसरा उपाय क्या कर सकते हैं खाद में ह्यूमस लाने के लिए, कि 2 फसलों के बीच समय देंगे। जैसे कि मान लेते हैं अभी आपने गेहूँ रोपा, ठीक है, तो उस खेत को 2-3 महीने के लिए छोड़ दीजिए, तब फिर आप उसमें दूसरा फसल रोपिएगा। तो 2 फसलों के बीच क्या देंगे, आप समय देंगे। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि फसल चक्रण, क्रॉप रोटेशन। देखिए, फसल चक्रण क्या होता है कि देखिए, जैसे कि मान लेते हैं अभी आपने गेहूँ रोपा, फिर जस्ट उसके बाद आपने उसमें चना रोप दिया, फिर आपने क्या किया, फिर उसमें अपने धान रोप दिया, यानी कि एक खेत में बदल बदल के चीज़ें रोपते हैं, तो वो क्या होता है, फसल चक्रण होता है। तो समझ में, उर्वरक क्या होता है और खाद क्या होता है। ठीक है, खाद में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में, देखिए मैंने लिखा है कि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलता है, भले इसका पादप पोषक जो आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम क्या होता है, इसकी तुलना में थोड़ा कम पाया जाता है। लेकिन क्या कह रहा है कि यहाँ पर अगर यहाँ पर देखिए, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, और ह्यूमस लाने के लिए हमें उर्वरक की जगह खाद का यूज करना पड़ेगा, 2 फसलों के बीच थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, और फसल चक्रण का यूज करेंगे तो मिट्टी की उर्वरता शक्ति बरकरार रहेगी। यानी कहने का मतलब है कि आप उर्वरक की जगह ज़्यादातर खाद यूज करिए। ठीक है, जब आपको इन गेहूँ धान और मक्का की फसल रोपना है तो तब आप उर्वरक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि खाद का लाभ क्या है, क्यों खाद को यूज करने के लिए कहा जाता है, तो हम जानें कि खाद का लाभ क्या है। देखिए, यह बेटर देन फर्टिलाइजर, यानी कि उर्वरक से ये बिल्कुल ठीक होता है, यानी कि बेटर देन होता है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में वृद्धि होती है। खाद अगर आप यूज करेंगे तो मिट्टी की जल धारण क्षमता अच्छी होगी। ठीक है, देखिए, इसके बाद कह रहा है कि मिट्टी भुरभुरी एवं संरद्ध हो जाती है। भुरभुरी का मतलब देखिए क्या है, सॉइल पोरस। देखिए, मिट्टी में देखेंगे कि भुरभुरी हो जाती है, जैसे कि आप किसी मिट्टी को महीन कर देंगे तो भुरभुरी कहलाती है। देखेंगे उसमें क्या होता है, छिद्र टाइप का हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी और सरंध्र हो जाएगी, मतलब उसमें छिद्र पाया जाता है, जिससे क्या होता है, गैसों का विनिमय सरलता से होता है। गैसों का विनिमय, गैस एक्सचेंज हो जाते हैं, आना जाना मतलब सरलता से हो जाता है। देखिए, और साथ ही साथ क्या होता है, खाद का यूज करिएगा तो मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, यानी कि कह सकते हैं कि केचुए वगैरह में वृद्धि होती है। ठीक है, देखिए, इससे क्या होता है, खाद का यूज करने से मिट्टी का गठन यानी कि टेक्सचर में सुधार आता है, मिट्टी के गठन में सुधार आता है। तो यही वजह है कि हमें हमेशा खाद यूज करने के लिए बोला जाता है, उर्वरक नहीं। ठीक है, उर्वरक का इस्तेमाल आप बहुत कम करेंगे, जैसे कि गेहूं धान और मक्का के फसल में, लेकिन हमेशा आप क्या करेंगे, जैविक खाद का इस्तेमाल करेंगे। इसके लाभ मैंने बता दिए, ये खाद में प्रचुर मात्रा में ह्यूमस होता है, मैंने ये भी बता दिया। लेकिन अगर आप फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो इससे क्या होता है कि मिट्टी में मिट्टी का ह्यूमस कम हो जाता है, और फिर आपका खेत का जो मिट्टी है वो थोड़ा सा बंजर टाइप का होने लगता है। ठीक है, तो फसल अच्छा नहीं उगता है। तो आपको समझ में गया खाद और ये फर्टिलाइजर क्या है। तो अब देखिए, अभी आपने क्या किया,
खेत को कर दिया आपने प्रिपेयर, इसके बाद आपने बुआई कर दी, इसके बाद आपने खाद और उर्वरक डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंचाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम उसको भी देखते हैं। तो हम देखेंगे सिंचाई, ठीक है। इससे पहले आपने क्या कर लिया, मिट्टी को तैयार कर लिया है, ठीक। उसमें फिर बुआई कर ली है, फिर इसके बाद आपने खाद वगैरह डाल दिया है। अब क्या करेंगे, हम इसकी सिंचाई करेंगे। देखिए, तो सिंचाई किसे कहते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना ही सिंचाई होता है। यानी कि समय समय पर हर कुछ 15-20 1 महीना ऐसे कर करके खेतों में पानी, यानी कि खेत की पटाई करना, बोलते हैं ना, आज खेत पटावे जाए एक बार, तो मतलब उसी को क्या बोलते हैं, सिंचाई करना, ठीक है। देखिए, बीजों का अंकुरन शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं गर्मी का दिन है और ऐसे ही आप बीज छोड़ देंगे तो अंकुरित नहीं होगा। उसके लिए जैसे कि क्या होता है कि नमी चाहिए, थोड़ा पानी चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं घर में आप चना फुलाते हैं, ठीक है। अगर वो उसमें नमी रहता और कपड़ों में बांध देते उस नमी वाला में, तो क्या होता है, चना अंकुर जाता। और ऐसे ही चना को ले जाकर ऐसे ही छोड़ दीजिए कटोरा में, तो अंकुरेगा नहीं। तो यानी कि यही कह रहे हैं कि बीजों का अंकुरन कभी भी शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। इसीलिए समय समय पर खेतों का पटाना जरूर होता है। पटाना मतलब क्या होता है, खेतों में पानी डालना, सिंचाई करना, ठीक है। देखिए, अब सिंचाई 2 तरीकों से होता था। पहले के ज़माने में सिंचाई कैसे होता था, देखिए, मोट, ढेकली, राहत और चैन पंप, ये सब क्या होता है, इससे इस तरीके से सिंचाई होता था, जिससे बहुत टाइम लगता था खेत को पटाने में, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब नया विधि क्या हो गई है, तो स्प्रिंकल सिस्टम और ड्रिप सिस्टम, ठीक है। देखिए, इसको बोलते हैं स्प्रिंकल सिस्टम में क्या होता है कि जैसे कि मान लेते हैं ये फुहारा, देखिए फुहारा, जैसे कि पार्क में देखते हैं, बड़े बड़े सोसाइटी में एक रंग फुहारा रहता है, उसी में लाइट लगा दिया जाता है, तो एकदम लाल रंग बिरंगी लाइट ऐसे ऐसे फेंकती रहती है। ये है आपका फुहारा, ऐसे जैसे कि पार्क में भी एक जगह ऐसे रहता है, इसी से ऐसे पानी फेंकता रहता है। तो ये क्या है, ये फुहारा है। अब के ज़माने में मतलब अभी सिंचाई इस तरीका से हो रहा है, इस फुहारा के माध्यम से। जगह जगह फसलों के बीच में फुहारा लगा हुआ है और ऐसे पानी ऐसे फेंकता रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें जैसे कि आप सभी फसलों के जड़ों तक पानी नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। और इसमें थोड़ा बहुत पानी की बर्बादी भी होती है। तो अब इसके बाद आपका है ड्रिप सिस्टम। देखिए, जैसे कि मान लेते हैं ये है आपका फसल रोपा हुआ है, खेत है, और इसमें आपका ऐसे फसल रोपे हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे फसल है। तो ये ड्रिप सिस्टम क्या है कि यहाँ से एक ऐसे पाइप जाएगा, ठीक है। और जहाँ ये फसल है ना, यहीं पर से छेद रहेगा। यहाँ फसल है तो यहाँ इसमें छेद रहेगा, यहाँ से रहेगा, यहाँ से रहेगा और यहाँ से रहेगा। इससे क्या होता है कि जहाँ पौधे की जड़ों में पानी निश्चित मात्रा में पहुँचेगा और साथ ही साथ इसमें पानी की बर्बादी भी नहीं होती है। तो अभी आपका कौन सा सिस्टम सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है, वो है आपका ड्रिप सिस्टम, ठीक है। ये क्या होता है, इससे पौधे की जड़ों में पानी जाता है, दम निश्चित है, पानी की बर्बादी भी नहीं होती है। इस तरीक़ा से इसमें सिंचाई होता है। लेकिन स्प्रिंकल सिस्टम में ज़रूरी नहीं है कि पौधों की जड़ों तक पानी जाए। देखिए, स्प्रिंकल सिस्टम का उपयोग कहाँ होता है, लॉन में उपयोग किया जाता है और कॉफ़ी में। कॉफ़ी के जो पैदा जहाँ कॉफ़ी के फसल उगाई जाती है वहाँ पर स्प्रिंकल सिस्टम का उपयोग किया जाता है। और ड्रिप सिस्टम का उपयोग कहाँ किया जाता है, फ्रूट प्लांट, यानी कि इसके बाद ये देखिए गार्डन्स हो गया, ट्री में, इसमें क्या होता है आपका ये क्या बोलते हैं, ये ड्रिप सिस्टम का उपयोग होता है, ठीक है। तो अभी समझ गए, ये आपका यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो ये आपका बीवी है, ये याद रखिएगा। ड्रिप सिस्टम किसे कहते हैं, ये क्या होता है, ये पौधे की जड़ों तक पानी जाता है इसमें, ठीक है। इसमें पानी की बर्बादी भी नहीं होती है। तो ये हुआ आपका ड्रिप सिस्टम। आपने सिंचाई कर दी। अब क्या करेंगे आप, देखिए खरपतवार, उसमें क्या होता है, कभी कभी पौधों में देखेंगे खरपतवार हो गए, जैसे कि लहसुन का खेत देखें, चाहे लहसुन हो गया या फिर प्याज हो गया, तो उसमें लोग क्या करते हैं, खरपतवार उग जाता है तो खुरपी से सोहेंगे। कहते हैं ना कि आज बहुत अलग अलग पौधा उग गइल बा खेतवा में, चलो जाके सोह देते नहीं, तो वो सोहना होता है ऐसे कि जो इतना खरपतवार उसको निकाल दिया जाता है। एक खरपतवार निकालने का सबसे अच्छा तरीका तब है जब आप बोने से पहले खेत की जुताई कर देते हैं और जितने भी उसमें अलग अलग पौधे खरपतवार उगे रहते हैं वो सभी उसी मिट्टी में मिल जाते हैं, ठीक है। तो वो होता है उस टाइम खरपतवार हटा सकते हैं। लेकिन जब आपका पौधा जम गया, वो बड़ा हो गया, तो उस समय खरपतवार आपका सोहनी के माध्यम से निकाल दिया जाता है। सोह के ऐसे निकाल के उखाड़ के फेंक दिया जाता है। अगर खरपतवार खेत में रहेंगे तो पौधे की वृद्धि पर प्रभाव पड़ेगा। जो मान लेते जितना पोषक पौधे को मिलना चाहिए उसमें से कुछ पोषक ये खरपतवार ले लेंगे, जितना पानी पौधों को मिलना चाहिए उसमें से कुछ पानी ये खरपतवार ले लेंगे, यानी कि बंटवारा हो जाता है। तो इसीलिए खरपतवार को निकाल कर फेंक दिया जाता है। देखिए, एक खरपतवार नाशी आता है, ठीक है, वेडिसाइड्स आता है। देखिए, इसे यह केमिकल होता है, यह रासायनिक होता है, इसका नाम क्या है, 2,4-D, ठीक है। इसे याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, ये भी आपका VBI है।
खरपतवारनाशी का केमिकल नाम देखिए, एक केमिकल है जिसका खरपतवारनाशी आता है, केमिकल है जिसका नाम क्या है 2,4-D, ठीक है, 2 है और ये हो गया 4D, तो ये भी आपका खरपतवारनाशी है। इसको क्या किया जाता है कि इसको पानी में उचित मात्रा में पानी डालकर, इसमें उचित मात्रा में पानी डालकर सभी पौधों पर छिड़काव किया जाता है। छिड़काव जो व्यक्ति कर रहा है वो अपने मुंह पर मास्क लगाएगा, क्योंकि यह व्यक्ति को हार्मफुल कर सकता है, मतलब हानि पहुंचा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको जल में, इसके अनुसार जल में आपको जितना जल की आवश्यकता है उसको डालेंगे। और देखिए बैग लेकर ऐसे फुहारा करते रहता है, तो वही होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए खरपतवार हटा दिया, अब देखिए फसल आपका पक गया है, तब उसका क्या करेंगे, कटाई करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है सिंकल एंड हार्वेस्टिंग, इसके मतलब जानते हैं क्या होता है। हंसुआ देखिए, जैसे कि धान काटना रहता है, तो मान लेते हैं धान है, धान के से जड़ पकड़ेंगे और हंसुआ लेकर इसे काट देते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, एक हंसुआ से आपका इसका कटाई होता है। अब आ गया आपका हार्वेस्टर। पहले लोग हंसुआ से जाकर कटाई करते थे, धान वगैरह, गेहूं वगैरह का, चना वगैरह का हंसुआ से, लेकिन अब क्या होता है, अब आ गया आपका हार्वेस्टर। चुपचाप खेत में हार्वेस्टर चल रहा है, आपका सारा फसल कट गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या है, एक प्रकार की विधि है, जैसे कि आपका फसल कट गया, अब आपका फसल क्या होता है, फसल से भूसे को अलग करना। आपके जो मान लेते गेहूँ है, गेहूँ का भूसा होता है, धान का भी भूसा होता है, तो ये क्या होता है, मान लेते गेहूं का भूसा अलग करना है गेहूं से, तो वो विधि आपका थ्रेसिंग कहलाती है। थ्रेसिंग के द्वारा क्या होता है, गेहूं और उसके गेहूं को भूसे से अलग किया जाता है, यानी कि जो भी आपका पैदावार हुआ उसको भूसे से अलग करना क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए ये आपका VBI है, इसे भी आप याद कर लीजिएगा। देखिए कुछ त्यौहार होते हैं जो फसल कटने पर मनाए जाते हैं, जैसे कि बिहू देखे हैं, बिहू, तो बिहू क्या होता है, वहाँ पर फसल कटता है ना, तो बिहू का त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि कौन कौन त्यौहार है जो फसल कटने पर मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, पोंगल फसल कटेगा तो बनेगा, बैसाखी हो गया, होली हो गया, दिवाली हो गया, ये देखिए नबन्या करके है, और ये हो गया बिहू। तो याद रखिएगा ये फसल कटने पर मनाया जाता है। होली और दिवाली भी फसल कटने पर भी मनाया जाता है। देखिए हार्वेस्टिंग सीजन क्या, कटाई पर्व है, ठीक है। यहाँ पर हार्वेस्टिंग सीजन लिखा है, कटाई पर्व देखिए यहाँ पर कौन सा होता है, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होना चाहिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर पोंगल हो गया, याद रखिएगा कि फसल कटाई पर ही ये त्यौहार मनते हैं, तो पोंगल मनता है, बैसाखी मनता है, होली मनता है, दिवाली बनता है, नबन्या बनता है, और ये बिहू, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा, ये आपका VBI है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर आपका फसल कट गया तो भाई अब तो उसको स्टोरेज करेंगे, कहीं ना कहीं उसका भंडारण करेंगे। तो देखिए जैसे कि आप देखें गेहूं पिसा कर आता है, तो गेहूं बहुत गर्म रहता है, और पिसा कर आया और उसे आप डिब्बा में डाल देते हैं तो वो गेहूं खराब हो जाता है। जैसे कि आपने सत्तू पीसा, सत्तू पीसने के साथ ही आप इसे डिब्बा में डाल दिए, वो भी खराब हो जाएगा। आपने चना को भूंजा, ठीक है, और भूनने के बाद फिर उसे डिब्बा में डाल दीजिएगा, उसी समय तो आपका खराब हो जाएगा। यानी कि हमें क्या करता है, भंडारण करने से पहले हमें इस चीज़ को खुले में रख देना चाहिए, या फिर जो चीज़ स्टोरेज करना है उसको क्या करना है, धूप में एक बार सुखा देना चाहिए। जैसे कि सपोज कीजिए कि धान आपका चावल कुटाया, ठीक है, धान से आपका चावल कुटाया, तो देखते हैं ना लोग कहते हैं कि थोड़ा सा धूपा दिखा दो तब एक का भंडारण कर जाए, तब एक घर में रखल जाए। तो लोग पहले धूपा दिखाते हैं ताकि उसके नमी खत्म हो जाए। देखिए भंडारण से पहले सुखाया जाता है, कोई भी फसल हो भंडारण करने से पहले उसे सुखाया जाता है, क्योंकि इसमें नमी होता है। अगर नमी सहित उसको रख दीजिएगा तो आपका जो भी चीज़ भंडारण किए उसका वो खराब हो जाएगा, ठीक है। देखिए नीम की सूखी पत्तियाँ घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती है। नीम की सूखी पत्तियाँ डालेंगे उसमें, तो क्या होता है, उसमें कीड़े लगने की संभावना बहुत कम होती है। तो ये क्या होता है, नीम की पत्तियाँ का भी उपयोग भंडारण में कर सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए ये आपका NCERT में एक नोट करके दिया हुआ है कि फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ, मछली आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ठीक है। देखिए फिश से हमें कोड लीवर तेल मिलता है। कौन सा तेल मिलता है, तो कोड लीवर, याद रखिएगा कोड लीवर, ठीक है। जिसमें क्या होता है, जिसमें विटामिन D अधिक मात्रा में पाया जाता है। कोड लीवर में, मछली के कोड लीवर में विटामिन जो तेल मिलता है, कोड लीवर तेल, इसमें विटामिन D अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देखिए ये चैप्टर आपका यहाँ पर अब समाप्त होता है। इस चैप्टर का मैंने लाइन बाय लाइन जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मैंने इसको यहाँ पर करा दिया है। सभी एग्जाम्पल जो मैंने लिया है सब आपके NCERT बुक में है, ठीक है। तो देखिए आज आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम इसके प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसके बाद ये चैप्टर आपका समाप्त होगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।
देखिए, अब हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विभिन्न कृषि प्रक्रमों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि फसल कटाई से पूर्व निष्वासन यानी कि विनोइंग किया जाता है। देखिए, विनोइंग क्या होता है कि ये ओसाना घर देखें ओसाया जाता है गांव देहात में। जैसे कि भूसे को निकालना, फसल में से भूसे को निकालने के लिए क्या किया जाता है, सूप से ओसाया जाता है। ठीक है तो यहाँ कह रहा है कि फसल कटाई से पूर्व निष्वासन यानी विनोइंग किया था। अब बिना काटे ही ओसाने लगेंगे, नहीं, तो ये तो आपका ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि जुताई से पूर्व बुआई की जाती है। बिना जोते ही आप खेत को बुआई कर देंगे तो ये भी नहीं होगा। यहाँ तीसरा कह रहा है थ्रेसिंग के बाद जुताई की जाती है। देखिए, थ्रेसिंग आपने पढ़ा था कि इसमें फसलों में से भूसे को अलग किया जाता है। तो देखिए, थ्रेसिंग के बाद जुताई, भूसे को अलग करेंगे तब आप खेत को जोतेंगे, ऐसा भी तो नहीं थी, भी गलत हो गया। यह कह रहा है फसल कटाई के बाद थ्रेसिंग की जाती है। बिल्कुल सही, फसल कट गया तो अब हमें क्या करना है कि कटे हुए फसल में से भूसे को निकालना है। तो ये क्या होता है, उसके बाद थ्रेसिंग की जाती है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उर्वरकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह अकार्बनिक लवण है। बिल्कुल सही, आपने क्या पढ़ा था, ये ऑर्गेनिक साल्ट है। इनऑर्गेनिक क्या है, साल्ट है, ये तो सही है। इसके बाद कह रहा है ये पौधों के पोषकों से अति समृद्ध है। मैंने आपको बताया था ना कि रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट है, तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। तीसरा कह रहा है कि ये पौधे को खाद प्रदान करते। देखिए, अब ये खाद कहाँ से प्रदान करेंगे, तो आपका ऑप्शन गलत हो गया। और ये कारखानों में बनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि इसका आपका उत्तर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो नहीं है तो ये है, ये खाद प्रदान करते हैं मृदा को, ये गलत है। ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि भारत में फसलों की विविधता के बावजूद फसलों के दो बड़े प्रतिमान ज्ञात हो सकते हैं जो फसलें जून के आसपास बोई जाती है। मैंने आपको क्या बताया था, जून में बहुत गर्मी पड़ती है तो लोग क्या कहते हैं, अरे भगवान आप बारिश करा दीजिए। तो बारिश के मौसम में यानी रेनी सीजन में क्या होता है, बारिश के मौसम में खड़े रहने का जगह नहीं होता, यानी कि खरीफ फसल। ये तो हो गया खरीफ फसल। अब यहाँ कह रहा है कि खरीफ फसल के दो उदाहरण कौन कौन से, तो मैंने आपको क्या बताया था, देखिए गेहूं आपका कौन सा फसल है, रवि, तो ये तो होगा नहीं। फिर ये तो रवि फसल तो ऐसे ही नहीं होगा, ये भी रवि नहीं होगा, तो यहाँ बच गया ये ऑप्शन। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि खरीफ फसल का एग्जाम्पल क्या होगा, मक्का और सोयाबीन। मैंने क्या कहा था कि बारिश के मौसम में बालकनी में आप बैठकर मक्का खा सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये क्या होता है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं निम्नलिखित में से खरीफ फसलों का समुच्चय को पहचानिए। खरीफ फसल कौन कौन है। देखिए, खरीफ फसल कब होता है, तो ये आपके बारिश होता है। बारिश में खड़े रहने का नहीं मिलता, तो खड़े रहना इक्वल टू खरीफ। तो क्या होगा खरीफ में। अब देखिए, ज़्यादा पानी होगा तो पानी में धान रोपा जाता है, क्योंकि कहते हैं ना कि बहुत अच्छा खासा बारिश पर को, चलो अब धान की रोपनी करेंगे। तो खरीफ फसल में क्या हो जाएगा, आपका धान हो जाएगा। ठीक है, बारिश के टाइम में आप बालकनी में मूंगफली खाइएगा तो ये भी हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका पहला सही है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन निराई के संबंध में सही है। देखिए, निराई क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, वीडिंग दिया है। वीडिसाइड हमने खरपतवार को कहा था, यानी कि देखिए खरपतवार को हटाने के जो प्रोसेस होता है, यानी हटाने को ही निराई कहते हैं। अगर खरपतवार को हटा रहे तो उसे हम क्या कहेंगे, निराई कहते हैं। याद रखिएगा, खरपतवार को हटाने को निराई कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए निराई के संबंध में क्या सही नहीं है पूछ रहा है। तो मृदा की जुताई खरपतवार को उखाड़ने और मारने में सहायता करते, बिल्कुल सही है। अगर जिस खेत में आप फसल रोपना चाहते हैं उसमें पहले ही से ही घास फूस जमे हुए हैं तो आप जुताई कर दीजिए, सारे घास फूस मृदा में मिल जाएंगे। तो ये आपका तो ऑप्शन सही है। दूसरा कह रहा है कि खरपतवारनाशी फसलों और किसानों के लिए हानिकारक नहीं होते, बिल्कुल गलत। हानिकारक होते हैं फसल के लिए, क्योंकि आप फसल को जो चीज़ें देते हैं वो आधा आधा बढ़ जाता है, और ये किसानों के लिए भी हानिकारक होंगे, फसल की अच्छी उपज नहीं होगी। तो इसके बाद कह निराई फसलों की कटाई से ठीक पहले करनी चाहिए। देखिए, निराई क्या होता है, फसलों की कटाई से ठीक पहले। मान लेते हैं आपके खेत में खरपतवार हो गया तो आप वेट करेंगे फसल कटने का, नहीं, आपको जब मन करेगा तब आप क्या करेंगे, खरपतवार को हटा देंगे, और खरपतवार को हटाने को ही हम क्या कहते हैं, निराई। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। चौथा कह रहा है खरपतवार को उखाड़ कर अथवा भूमि के निकट से काट कर हटा दिया था, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा कथन आपका सही नहीं है, तो आपका कौन सही नहीं है, बी और सी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित अवतरण को पढ़िए। अच्छा ठीक है, नीचे देखते हैं। भारत में फसलों की विविधता के बावजूद फसलों के दो बड़े स्वरूप की पहचान की गई है, जो फसलें नवंबर के मध्य में बोई जाती है। ठीक है, अब देखिए आपको मालूम है कि नवंबर दिसंबर में तो भाई जाड़ा पड़ता है, और ठंडा में देखिए मैंने आपको कैसे याद करवाया था, आपको ठंडा पड़ता है। अब ठंडा में रवि क्या होगा, बाहर निकलेगा नहीं, तो ये कौन सी फसल हो जाएगी, ये आपकी रवि फसल हो जाएगी। जब रवि हो जाएगी तो ये तो ऑप्शन आपका खत्म हो गया। तो देखिए रवि फसल, अब हम कैसे याद करेंगे, रवि फसल में मैंने आपको क्या पढ़ा था,
देखिए धान तो बहुत बारिश में होता है तो ये तो होगा नहीं, ले तो यहाँ आपका बच गया पहला ऑप्शन, तो ये आपका पहला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहीं पर आपका ये चैप्टर समाप्त होता है क्वेश्चन के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। ठीक है, चलिए तब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।